Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे और स्टडी पे पूरी तरह से फोकस्ड होंगे। आने वाले जो भी एग्ज़ाम जब कभी भी आफ्टर लॉकडाउन सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल होगी तो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए अभी से आप प्रिपेयर रहेंगे। और उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो सीरीज़ यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि ये हमारा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। उसका पार्ट 3rd या 4th होगा, जिसमें हम कार्बन या उसके जो भी यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक जो उनकी अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन किस तरह से वो यहाँ पर करते हैं उस पर स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 2 हमने पार्ट कर लिए थे पहले, 3rd पार्ट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एडिशन रिएक्शन, जैसे कि एडिशन का मतलब ही होता है संकलन। अब क्या ऐड होगा एडिशन रिएक्शन में, क्या ऐड होगा? तो एडिशन रिएक्शन में ऐड होगा हाइड्रोजन। इतना ध्यान रखना है कि जो भी कार्बनिक कंपाउंड हम यहाँ लेंगे उसमें हम क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड का हमने पहले मीनिंग बता दिया था कि अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग होगी या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो ये एडिशन रिएक्शन में होता ही है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ठीक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें ऐड हो जाता है क्या? हाइड्रोजन। और वो जो है कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डबल बॉन्डिंग या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड से वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर कि जो एडिशन रिएक्शन में या फिर जो अनसैचुरेटेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन में ठीक कन्वर्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में? तो यहाँ पर प्रेजेंस होती है, एक आपका कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब ठीक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जो अभिक्रिया आपकी लेट होगी उसको जल्दी कर देंगे, तो वो यही काम कैटलिस्ट का होता है। कैटलिस्ट आपको ठीक कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे प्रोडक्ट में, कैटलिस्ट कभी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। कैटलिस्ट केवल और केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे गैस वगैरह में आप करते हैं ना, कभी गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं या कभी गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो उससे प्रोडक्ट तो नहीं बदल जाएगा ना कि आपने कुकर में अगर चावल रखा है तो चावल ही बनेगा, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है जब आप फ्लेम को यहाँ लो या अगर हाई करेंगे तो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम केवल हाई करना होता है, लो करना नहीं होता है। कैटलिस्ट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या फिर यहाँ जो भी जो अभिक्रिया की दर होती है उसको बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये पूछेगा जो अनसैचुरेटेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड ठीक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में? या तो पैलिडियम होगा, बहुत रेयर यूज करते हैं पैलिडियम का, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं निकल का। तो याद रखना है कि निकल उत्प्रेरक या निकल जो कैटलिस्ट है उसकी उपस्थिति में अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम यही रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल दिया भी देखो यहाँ पर, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सी और सी के मध्य डबल बॉन्डिंग है। ये आर आर जो है ये कोई भी रिएजेंट होंगे यहाँ पर, जैसे Cl भी हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है, इसलिए आर दिखा रखा है। लेकिन जैसे ही ये आपका डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ये आपका सैचुरेशन या फिर जो आपका सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कन्वर्ट होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन आप रिएक्ट कर रहे थे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अब अभी यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है ना, अभी इसमें क्या है? डबल बॉन्डिंग। जैसे डबल बॉन्डिंग टूटेगी तो अब जो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, आपको बताया था, एक और एक 2 तो यहाँ से हो गई, एक जो है कार्बन के साथ हो गई 3, तो एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चाहिए तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरे वाले कार्बन में भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये तो नॉर्मल साइज में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी अनसैचुरेटेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है वो निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसी में आता है देखो, जो हम फैट वगैरह यूज करते हैं ना, जो हम वसा यूज करते हैं,
वसा जो हम यूज़ करते हैं वो भी आपका क्या होती है, अनसेचुरेटेड होती है या फिर सेचुरेटेड होती है, मतलब दोनों में से किसी भी तरह की हो सकती है। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल यानी कि वनस्पति तेल, वनस्पति तेल आपने देखा होगा, सरसों का तेल, जो भी मतलब जो भी प्लांट से जो तेल निकलता है, जो जो ऑयल प्लांट से मिलता है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया यानी कि नारियल का तेल हो गया, ये सभी क्या है, या सोयाबीन का तेल होता है, ये सब क्या है, ये सब वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जितने भी है ना, ये आपके सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं, अनसेचुरेटेड आते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर आ गई कि जो भी जो अनसेचुरेटेड यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होंगे या अनसेचुरेटेड जो ऑयल हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि वो हेल्दी होते हैं, ठीक हो गया। ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल घी जो होता है ये सैचुरेटेड होता है, क्या होता है, सैचुरेटेड। और ये जो आपका सैचुरेटेड पार्ट है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी। लेकिन वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, दोनों में अंतर है, एक जगह ऑयल है एक जगह घी है, तो ये ध्यान रखना है। जो भी ऑयल है वो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, लेकिन जो घी है वो हमारी हेल्थ के लिए या फिर जो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, बीमार हो सकते हैं उससे, एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी आगे की ये दिक्कतें आ सकती हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक, वनस्पति तेलों का क्या, ठीक, हाइड्रोजनीकरण, यानी कि वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें ऐड हो जाएगा क्या, ठीक, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी में। इस प्रोसेस का नाम हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। फैट के बारे में जब हम बाद में पढ़ेंगे हम बायो में, तब फैट के बारे में बता दिया जाएगा। फैट वैसे तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, ठीक, अनसैचुरेटेड और एक होता है, ठीक, हाइड्रोजनेटेड। यानी कि ये हो गया संतृप्त, असंतृप्त, और ये होता है मानव निर्मित, कह सकते हो एक तरह से। यहाँ पर वो हाइड्रोजनीकरण वसा होती है, इसमें कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्डिंग होगी, इसमें डबल होगी या ट्रिपल होगी। इसमें डबल ट्रिपल को जो है कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, वो हाइड्रोजनेटेड फैट में आते हैं। बट अभी फैट ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्लियर हो गया। अब जो एनिमल फैट आ गया, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पर, ठीक, एनिमल फैट मतलब जंतु वसा। अब ये एनिमल फैट का मतलब क्या हो गया, एनिमल फैट, फैट मतलब होता है वसा, जो फैट जो वसा हमको एनिमल से मिलती है। अगर आप मीट खा रहे हैं, एग, ये सब क्या है, घी, घी भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से एनिमल फैट में ही आता है। एनिमल फैट जो है ये आपका सैचुरेटेड होता है, ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है, संतृप्त वसीय अम्ल से मिलकर के बना होता है एनिमल फैट। किससे मिलकर बना होता है, ठीक, वैसे तो जितने भी फैट होते हैं वो आपके फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। अभी मैं इसको बता देता हूँ। फैट जो होता है वसा, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक, इकाई होती है, वो होती है फैटी एसिड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट की यूनिट फैटी एसिड। हालांकि बहुत इजी है बता पाना, तो इसलिए थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है इसके आने की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि फैट की यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड। अब यूनिट का मतलब जैसे ये हमारी पूरी बॉडी है ना, शरीर, इसकी यूनिट क्या है, एक इसकी यूनिट है सेल, मतलब कोशिका इसकी यूनिट है। जो हमारा पूरा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बना है, तो सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल है। तो इसलिए जो हमारा बॉडी होती है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक यूनिट होती है, जो आपका इकाई होती है, वो होती है सेल या कोशिका। ऐसे ही जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, वो भी छोटे छोटे फैटी एसिड्स से मिलकर के बनते हैं, मतलब बहुत सारे फैटी एसिड से मिलकर फैट बनता है। तो इसलिए इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड। और एक और बता देता हूँ यहीं पर ही, प्रोटीन, प्रोटीन जो है किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से। मतलब प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होगी, एमिनो एसिड। मतलब अगर आपका अगर प्रोटीन कभी भी टूटेगा, इसको ब्रेक करोगे छोटे छोटे पार्ट में, तो ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे 22 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से आपके 15 नॉन इसेंशियल और 7 इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो जो यहाँ पर एनिमल फैट होता है उसमें क्या होता है,
सैचुरेटेड फैटी एसिड, अभी मैंने बताया था सैचुरेटेड जहाँ भी वर्ड आ जाएगा समझ लेना इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ लिखा भी है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए ये जो सजेस्ट किया जाता है कि जब भी खाना बनाओ तो आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज़ करो, किसके लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड या घी वगैरह में खाना बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बनाते हम बहुत ज़्यादा है। खैर अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले भी जब हमारा रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर था उसमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसका जो भी कंपाउंड होगा उससे प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर भी हो, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट पार्ट लिया CH4, CH4 होता है मीथेन का एग्जाम्पल, तो मीथेन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। CH4 मीथेन होता है, मीथेन गैस का जो है सब्सटेंस CH4 होता है, और मीथेन जो है वो बायोगैस या जिसको आप गोबर गैस भी कहते हो, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। मतलब बायोगैस में जो सबसे मेन गैस रिलीज होती है वो मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस जब हमारे जो अर्थ का सरफेस है, सरफेस पर है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपके बायोगैस से बनती है। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में होती है तो एटमॉस्फेयर में ये हानिकारक हो जाती है, वायुमंडल में ये हानिकारक होती है, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है। तो कभी कभार ग्रीन हाउस गैस भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो उनकी एक स्पेशल पोजीशन फिक्स करी गई है, उस पोजीशन में वो गैसेज होंगी तो वो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उससे डिस्टर्ब हो जाएंगी तो वो हार्मफुल होती हैं। जैसे मीथेन गैस है, ये अर्थ के सरफेस में जहाँ बायोगैस बना रहे हो वहाँ मिल रही है तो ये बेनिफिशियल है, बट अगर ये एटमॉस्फेयर में आ गई है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। ऐसे एक और गैस होती है ओजोन गैस, ओजोन लेयर सुना होगा ना। ओजोन गैस अगर हमारे जो है समताप मंडल में है, ओजोन गैस अगर समताप मंडल में है तो ये जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, जो आपका पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको अर्थ में आने से रोकती है, जिससे स्किन कैंसर वगैरह वगैरह बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। तो ये जब समताप मंडल में तो ये बेनिफिशियल है, बट जब ये नीचे आ जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ओजोन गैस भी एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मीथेन जो होता है CH4, इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराएंगे तो ये इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा। CH4 थे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो क्या बचेगा, CH3, लेकिन वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है तो एक Cl इसकी जगह आ जाएगा, तो CH3 Cl बन जाएगा। इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन। अब ये क्लोरोमेथेन ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो CH4 तो मेथेन था, उसमें क्लोरीन ऐड हुआ, क्लोरीन मतलब हेलोजन ग्रुप, इससे पहले पढ़ा था। और जो आपका यहाँ पर हेलोजन ग्रुप होता है ये होता है प्रीफिक्स, इसमें आता है, मतलब इसमें जो भी नाम होगा इसका वो आपका पहले लगेगा। प्री मतलब पहले लग जाना, पूर्व लगने जिसको आप कहोगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पहले क्लोरो पहले आता है, देन मेथेन आता है, और साथ में यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जो बढ़ते हैं वो कार्बन के जो कुछ कंपाउंड हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली मेंशन करे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे पहला है एथेनॉल। एथेनॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक यानी कि जो है कार्बन का यौगिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, C2H5OH। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में OH आ गया है तो एल्कोहल होता है, आपको पता ही है, और C के दो आए हैं एलिमेंट तो एथ होगा यानी कि एथेनॉल हो जाएगा। इसी को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल इसका नाम है, दूसरा एथिल एल्कोहल। दूसरा जो भी वाइन वगैरह या जो भी शराब वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट एथेनॉल की होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, एथेनॉल की होती है। और एथेनॉल जो भी हम यूज़ करते हैं, मतलब मार्केट से अगर आप वाइन वगैरह शराब जो भी चीज़ उसका नाम कहो वो ले करके आ रहे हो तो उसमें जो भी एल्कोहल यूज़ होगा वो आपका एथेनॉल होता है, ठीक है। लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म होगा, किसमें होगा, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट मैंने पहले बताया था, डाइल्यूट किसे कहते हैं, तनु। मतलब जब भी किसी लिक्विड में या कोई कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र लिक्विड उसमें पानी मिला दिया जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो जो एथेनॉल होता है उसको हम प्योर फॉर्म में जो है कभी यूज़ नहीं करते हैं कि प्योर फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा जो हानिकारक होता है, मतलब ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्र है, तो ये बहुत ज़्यादा जो हानिकारक होता है। इसलिए मार्केट में जब भी आप मान लो ये एक दारू की बोतल हो गई,
नई वैरायटी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लेवल में जहाँ भी इंग्रेडिएंट्स होगा उसके नीचे या फिर आगे पीछे जो कहीं पर भी लिखा रहता है ना, जैसे मान लो 44% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा होता है, तो 44% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसमें 44% एल्कोहल है और बाकी सारा परसेंट इसमें वाटर है, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। उसके बाद पानी तो हम अपनी इच्छानुसार मिलाते ही मिलाते हैं। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेटेड ही हम यूज़ कर लेते हैं अल्कोहल को तो वो तो फिर बिल्कुल ही एकदम मार ही देता हमको, तो इसलिए हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब उसमें पहले से पानी मिला होता है। तो मार्केट से जो आप लेकर के आ रहे हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसमें वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? अब ये आपका बनता कैसे है? अच्छा, जो हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको पीने से भी हमें ड्रंकनेस हो जाता है, मतलब नशा। नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल, ये डायलॉग था, लेकिन होता है नशा शराब में, बोतल नहीं नाचती है, नॉन लिविंग है, कैसे नाचेगी? हमारे अंदर आती तो फिर हमें नचाती है। अब ये आपका बनता कैसे है एथेनॉल? एथेनॉल बनता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन मतलब किण्वनीकरण, मतलब किसी चीज़ को सड़ा देना। जब किसी चीज़ को आप बैक्टीरिया या फिर यीस्ट की प्रेजेंस में, यीस्ट आपने सुना होगा कवक, उसकी प्रेजेंस में अगर किसी चीज़ को आप अगर सड़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वनीकरण। अब किण्वनीकरण से क्या होता है इसमें, मतलब किसको सड़ाया जाता है? या तो स्टार्च को सड़ाया जाता है। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और जो है शुगर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट एनर्जी होता है, मतलब जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। या तो स्टार्च का जो फर्मेंटेशन होगा, स्टार्च आपने देखा होगा आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा चावल से भी शराब बनाई जाती है, तो चावल में होता है। ठीक है, और शुगर तो ठीक ही है, मीठा एक तरह का है, यानी कि जो भी फल फ्रूट होते हैं ना, अंगूर के रस से बनती है बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे नहीं बनाया गया था, वहाँ से भी बनती है। क्लियर हो गया? अब ये तो नॉर्मल सी इसकी प्रॉपर्टी होगी। ये आपका कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है। नॉर्मल जो मार्केट में मिलती है उसमें मैंने बताया कि वाटर होता है, फ्लेवर होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए वो सब अलग अलग कलर की होती हैं। बट जो प्योर एथेनॉल होगा वो कलरलेस होगा। प्लीजेंट स्मेल, मतलब अच्छी इसकी सुगंध होगी। और बर्निंग टेस्ट, जलता हुआ टेस्ट होगा। ये पानी में सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील होता है, तो नॉर्मल सी बात है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का सेवन करने से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संबंध डायरेक्टली हमारे ब्रेन से, दिमाग से होता है। तो ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करने से जो हमारा दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं रहता है, यानी कि फिर हम उटपटांग की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिप्रेस कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से। कभी देखा होगा शराब वगैरह पीने के बाद आदमी उटपटांग से हरकत करता है, अगले दिन कहता है मैं नशे में था, याद नहीं था, ऐसे ही कर गया झोंके में। तो वो झोंका कहाँ से आता है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ एक आध ही हैं जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जब इसकी सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो बस आपको कुछ ध्यान रखना है, जब भी अगर कोई भी अल्कोहल है, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इतना पता होना चाहिए बस। हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है उसको चेक कैसे करते हैं, ये बहुत पहले भी बता दिया गया था कि अगर आपका हाइड्रोजन गैस कहीं भी रिलीज हो रही है, आपको अगर चेक करना है कि जो गैस रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है, वो अगर हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसके पास बर्निंग कैंडल ले जाओगे। बर्निंग कैंडल ले जाते ही वो आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पॉप मतलब चट चट की आवाज़ के साथ वो अगर जल रहा है तो समझ लेना वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एथेनॉल है, इसकी सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अब दूसरा जो एक और हमारा कार्बन का कंपाउंड है वो है एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट है। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने बताया था जिसके लास्ट में COOH आता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या आता है? COOH, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो होता है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड भी। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला है CH3COOH। क्लियर हो गया? C और C, दो बार C आ रहे हैं तो यानी कि एथ होगा, और COOH है तो एथेनोइक एसिड होगा। क्लियर हो गया? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जब एसिटिक एसिड में हम अगर पानी मिला देते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। विनेगर मतलब सिरका। सिरका तो यूज़ कर रहे होंगे सब लोग, जो खट्टा खट्टा चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, या अगर अचार वगैरह, पिकल्स मतलब, ठीक, अचार वगैरह बनाते हैं या मुरब्बा बनाते हैं, वो आपका ख़राब ना हो,
बेकार ना हो, मतलब बहुत समय तक आप उसको अगर प्रिजर्वेटिव अगर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, तो उसके लिए भी हम विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर में क्या करा जाता है कि एसिटिक एसिड में पानी मिलाया जाता है या फिर पानी में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, जो भी कह सकते हैं। 5 से 8% सॉल्यूशन होता है इन वाटर में, मतलब वाटर में 5 से 8% एसिटिक एसिड होगा और बाकी सारा जो है आपका वो वाटर होगा। ये भी जो है कलरलेस लिक्विड है और इसका सोर टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट है, क्योंकि ये तो एसिड है ना, एसिड कोई भी होगा तो उसका टेस्ट खट्टा ही होगा। और एसिड की प्रॉपर्टी आपको इसका पता है कि एसिड की पीएच स्केल में वैल्यू लेस देन 7 होती है, मतलब 7 से जो छोटा होगा वो एसिड, 7 से बड़ा जो होगा बेस, और 7 वाला होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सोर टेस्ट होता है और ये वीक एसिड है, मतलब एसिड की भी कैटेगरी होती है ना, जिसकी पीएच स्केल में वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी 7 के जितना पास में होगी उतना ही वीक एसिड होगा, तो ये वीक एसिड होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि इसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि मतलब ठंड के दिनों में, विंटर के टाइम में इसको अगर आपने बाहर भी रखा है ना रूम टेम्परेचर पर भी ये बर्फ़ की फॉर्म में आ जाता है, मतलब आइस की फॉर्म में या फिर सॉलिड स्टेट की फॉर्म में आ जाता है रूम टेम्परेचर में ही, मतलब फ्रीजर में रखने की या कहीं रखने की जरूरत तो है ही नहीं, रूम टेम्परेचर में ही आपका बर्फ़ बन जाएगा। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब जल्दी पिघलेगा नहीं ये, और विंटर में टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन होता है तो ये लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, सॉलिड में ही रहता है। इसकी केमिकल जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में पहला जो पार्ट है वो है एस्टरीफिकेशन, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण में क्या होता है, देखो एस्टरीकरण में जैसे नाम में से आ रहा है कि एस्टर बनेगा। एस्टर होता क्या है वो अभी पढ़ लेंगे, बट होता क्या है कि ये हो गया आपका एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन हो गई एथेनॉल से, एथेनोइक एसिड की एथेनॉल से रिएक्शन हुई तो एक सब्सटेंस बनता है जिसको एस्टर कहते हैं। ये जो सब्सटेंस होता है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मतलब जिसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, स्मेल जिसकी बहुत ही मीठी होती है। और इसका फॉर्मूला ये तो खैर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लिखेंगे अगर CH3COO-C2H5, ठीक है, ये एस्टर का फॉर्मूला है CH3COO-C2H5। और ये जो भी आप अगर परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं घर पे या कहीं भी आप रह रहे हैं, परफ्यूम या जहाँ भी फ्लेवरिंग एजेंट जहाँ पर फ्लेवर आते हैं अलग अलग, जो स्मेल आती है ना अलग अलग सी, तो वो एस्टर की वजह से ही आती है। तो ये परफ्यूम वगैरह में यूज़ करा जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। वाटर रिलीज होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया एस्टरिफिकेशन मतलब एल्कोहल यानी कि एथेनॉल और जो है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन से जो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है उसी को एस्टर कहते हैं, और इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला है सेपोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पर सेपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, सेपोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे सोप बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सोप मतलब साबुन बनाने की जो अभिक्रिया होती है उसी को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो सेपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने की जो अभिक्रिया होती है उसी को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सा हो गया। अब ये बनता कैसे है साबुन, ऊपर एस्टर बनाया था आपने भी, जब एस्टर की रिएक्शन NaOH से होती है, NaOH मतलब कास्टिक सोडा या इसी को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, क्षार है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्लियर हो गया। जब कभी भी एस्टर की रिएक्शन या एस्टर की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से, या बहुत बार इसका नाम भी पूछते हैं कि NaOH का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो कास्टिक सोडा भी कहा जाता है इसको और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट बनता है, इसी को हम सोप कहते हैं। जब कभी एस्टर की अभिक्रिया या एस्टर की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो एक सोप बनता है, मतलब सोप सब्सटेंस बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, साथ में अल्कोहल भी रिलीज हुआ है, एथेनॉल जिसको आप कह रहे हो वहाँ पर, एथेनॉल भी रिलीज हुआ है। और जो है एक और सब्सटेंस बनता है जो सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम का लवण है। सोडियम का लवण हो गया ना इसमें, क्योंकि देखो सोडियम ऐड हो गया, तो ये सोडियम का लवण है, इसी को सोप कहा जाता है। यहाँ पर इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेपोनिफिकेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोप होता है और एस्टर की रिएक्शन
आपने कास्टिक सोडा से कराई तो एक सोडियम का वो बन गया सॉल्ट, सोडियम का लवण बन गया, उसी को हम कहते हैं सोप या सोडियम एसीटेट इसका नाम है, और साथ में अल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सोप क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं। सोप बस इतना ध्यान रखना है, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, मतलब सोप सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। यहाँ सोडियम आया, इसकी जगह पर पोटेशियम भी आ सकता था अगर हम यहाँ पर NaOH की जगह पर KOH से रिएक्शन करते। तो सोडियम का सॉल्ट होगा या पोटेशियम का सॉल्ट होगा, और साथ में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है COOH होता है, लेकिन जब सॉल्ट की बात आ जाएगी तो यहाँ COOH नहीं आएगा, लास्ट में या तो COOK आएगा या COONA आएगा, और लॉन्ग चेन होगी। ये सबसे छोटा है, जो आपने देखा यहाँ पर CH3COONA या CH3COOK, ये सबसे छोटा सोप है। मतलब ये अगर केमिकली आप देखोगे तो सबसे छोटा है, इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं चेन है, वो सबसे छोटी चेन है, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है क्योंकि लॉन्ग चेन लिखा हुआ है ना। लॉन्ग चेन किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं C17H35 COONA, COOK भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो लॉन्ग चेन है, C17 है, H35 है, फिर COO तो आएगा ही, और Na या K में से कुछ भी आ सकता है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। क्लियर हो गया। इसमें अब ये कैसे बनेगा, देखो जो भी यहाँ लिखोगे C के नीचे नंबर, उसका डबल से एक ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए। जैसे इसमें आप देखोगे C एक है तो एक का डबल दो होगा, दो से एक ज़्यादा तीन, तो CH3 आ गया। C17H35, C15H31, COONA, COOK कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट आर सोप्स आर सोडियम और एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा कर लिया। अब सोप का ही थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे, सोप और डिटर्जेंट के बारे में, किस तरह से ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसको चैप्टर में हम मतलब नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। और तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।